सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। एक पैनिक सा बना दिया लोगों के लिए, स्ट्रेस दे रहे हैं। सर, रियलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं जुलाई 22 से? ग्रेजुअली ये हार्डशिप की तरफ ही जा रही है। कम होंगे ऑफ कोर्स, तो कम अपॉर्चुनिटीज होंगी और तो क्या उनको यहाँ पे जॉब मिलना ईजी रहेगा या हार्ड रहेगा? तो स्किल वर्कर के रूट्स हैं काफी टफ है। तो आरपीएफ लेवल 6 की जॉब को सिक्योर कर सकता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। पीपल डोंट नो दैट। यूके के इमिग्रेशन लॉ में सबसे बिगेस्ट मिथ क्या है? आपको वीजा लगवाना जरूरी है लीगल रहने के लिए। चाइल्ड का जब चाइल्ड यूके में बॉर्न हुआ उसका वो डिपेंडेंट है आपका, उसका कोई एसेंशियली कोई वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं हुआ। एंड आई हैव सीन बिल्स फ्रॉम 8,000 पाउंड्स टू 11,000 पाउंड्स फॉर चेक। Today's episode is one of the important we have ever recorded because UK immigration laws are changing from July 22nd. If you are a skilled worker, if you are a student, or if you're planning to move to UK to build your dreams, then this video is for you. Guys, there's so much misinformation is going on the social media. People are panicking, students are stressing, and even I'm worried for my future. So to clear all these doubts, I'm calling an immigration lawyer in the UK who are going to help us to know how we're going to build our future here, what are more opportunities we have. So keep watching until the end and don't forget to subscribe to Yogi Show. Hello sir, how are you today? Oh, very well. How are you? I'm so good sir. Welcome to the Yogi Show. Thank you for inviting. Thank you. Sir, before we start, आपका इंट्रोडक्शन देंगे मेरे व्यूवर्स को? Sure. I'm Usman Chaudhary. I'm an immigration lawyer practicing for few years. और मैं मेरी अपनी फर्म है फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी, जिसमें कि हम पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ स्पॉन्सरशिप के लिए, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए, मतलब और स्पेशली यंग लोगों के लिए जो बिजनेसेस में हैं और सेल्फ स्पॉन्सरशिप में और इस तरह की अपना बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनके लिए हम हेल्प करते हैं। परफेक्ट सर। सर, मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज, और मेरे आई बिलीव कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, स्किल वर्कर्स और जो यूके आना चाहते हैं, उनके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैंने आज स्पेशली आपको इनवाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग और आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। आई वाज एक्साइटेड आपसे बस मिलने के लिए। इट्स अ फ्री प्रमोशन फॉर अस, but also hopefully it will help a few. डेफिनेटली दैट वाज वेल। सर, यू नो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। एक पैनिक सा बना दिया लोगों के लिए, स्ट्रेस दे रहे हैं। सर, रियलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं जुलाई 22 से? क्योंकि जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, आधी तो झूठी हैं। तो आप बताएंगे सच में हो क्या रहा है? देखिए, जो 1 जुलाई की चेंजेस की आप रेफ़र कर रहे हैं, जो 22 जुलाई मतलब को इम्प्लीमेंट होंगी, उसमें ब्रॉडली चेंजेस यही है कि जो बहुत सारे प्रोफ़ेशंस हैं, वो होम ऑफ़िस यूके ख़त्म कर रहा है ओके। और प्रोफ़ेशंस को कैटेगराइज़ कर रहा है टू आरपीएफ लेवल्स के। एजुकेशन का लेवल जो है कि आरपीएफ लेवल 3 टू 5 की ये जॉब्स हैं, आरपीएफ लेवल 6 की ये जॉब्स हैं। और जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो आरपीएफ लेवल 6 की जॉब्स मेंशन है, उनको ऑल प्रिविलेजेस मिलेंगे। मसलन वो डिपेंडेंट्स भी ला सकेंगे, उनकी जॉब्स कंटिन्यू भी रहेंगी, उनको आईएलआर की भी कंफर्मेशन है, ठीक है? ओके। और जो अदर प्रोफेशंस है जिसमें आईएसएल की लिस्ट में है, उन्होंने कोई टेम्परेरी लिस्ट भी बनाई है, उसमें आरपीएफ लेवल 3 टू 5 के ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको मिल तो सकते हैं जॉब्स अभी, बट उनको डिपेंडेंसी अलाउ होंगे। फॉर एग्जांपल उन पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आएँगी, या उनको हो सकता है 2028 में वो प्रोफेशंस कंप्लीटली अबॉलिश कर दें। ओके। सो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आई है। ऑब्वियसली पास में जिस तरह ब्रॉडली बहुत सारे प्रोफेशंस थे, अब उनको कम करके उन्होंने स्पेशल और हाई स्किल्ड लोगों को चाहते हैं कि यहाँ पे आए। तो सर, इस जो चेंजेस हैं, इससे सबसे ज़्यादा किसको अफ़ेक्ट होगा? सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो ऑब्वियसली वो लोग होंगे जो जो ऐसे प्रोफ़ेशन में जाना चाह रहे थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैशियर की जॉब या स्टोर मैनेजर की जॉब या शेफ़ की या बुचर की जॉब। ऐसी जॉब जो है, जो होम ऑफ़िस समझता है, गवर्नमेंट समझती है कि आरक्यूएफ लेवल 6 से कम है, जी। उनको एबॉलिश कर रहे हैं ग्रेजुअली। ओके। कुछ हो गए हैं ऑलरेडी, कुछ उन्होंने कह रहे हैं कि 2028 तक करेंगे हम, और या उसके बारे में माइग्रेशन कमेटी डिसाइड करेगी कि उनके बारे में क्या करना है। ओके। बट हैविंग सेड दैट, कुछ प्रोफेशंस उनकी लिस्ट बनी हुई है, वो प्रोफेशन अभी है लिस्ट में, और वो लोग अभी भी अचीव कर सकते हैं। परफेक्ट। ओके। तो सर, ये जो चेंजेस है, इससे लोगों के लिए हार्ड हो जाएगा यूके वीज़ा लेना या ईज़ी हो जाएगा? एब्सोल्युटली। सो ये जो चेंजेस हैं ग्रेजुअली ये हार्डशिप की तरफ ही जा रही है। ओके। सो ये फर्स्ट स्टेप है। फॉर एग्जांपल वाइट पेपर के बाद ये फर्स्ट स्टेप है।
सेकंड स्टेजेस में हो सकता है कुछ और चेंजेस आएँ, जैसे कि डिपेंडेंट्स के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, जैसे कि ग्रेजुएट वीज़ा को शॉर्टन करना जी। कि 2 ईयर्स से पॉसिबल ही हो जाए। ये हम डराने के लिए नहीं, ये सिर्फ़ एक तरह की आप प्लानिंग कर सकते हो उसके हवाले से, यंग लोग के फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं। उस हवाले से आप अपनी जो चीज़ें हैं वो इवैल्यूएट करके आगे लेके चलें। सो चेंजेस तो हार्डशिप के लिए आ रही है कि जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, हुँ, हुँ। वो कम करना है उन्होंने। सो कम होंगे ऑफ कोर्स, तो कम अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी ओवरऑल। ट्रू। तो सर ये जो चेंजेज़ हैं, ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? अभी इसको अगर आप पीरियड वाइज कैलकुलेट करें तो हर 5 साल बाद या 4 साल बाद के पीरियड के बाद सख्तियाँ आती हैं जी, और फिर शॉर्टेज हो जाती है ऑक्यूपेशंस की और प्रोफेशनल्स की, फिर लीनियंट हो जाता है मामला, जी। फिर सख्तियाँ आती हैं। तो ये ग्रेजुअली पिछले 20 साल से मेरे एक्सपीरियंस में ये सब चलता आ रहा है, बट अभी हार्डशिप्स का टाइम स्टार्ट हो गया है। ओके। हाँ जी, तो अभी प्रोफ़ेशंस, वो वाले प्रोफ़ेशंस, ये पास में भी था ऐसे ही, जैसे हाई ओके। स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम हमें याद है, बात पास 2010 टू 11। सो उसमें उसमें भी हाई स्किल माइग्रेशन होती थी सिर्फ, बाकी लोअर को स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर लीनियंट कर दी, टायर 1 टू 8, ये सारे टायर 2, टायर ये सारे आ गए, फिर जी। स्किल वर्कर आ गया और भी आसान कि सभी आ सकते हैं। ओके। बहुत सारे प्रोफ़ेशन बना दिए बीसियों की तादाद में। अब उनको कम करके दोबारा से सख्ती आ रही है। ओके। तो आई मीन अब प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट प्रोबेबली लीनिएंट हो जाएगा इन फ्यूचर, बट अभी से तो सख्तियाँ स्टार्ट अब कुछ सालों में तो ही चलेंगी। हाँ, ओके। हुँ। तो सर जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है या उनके लिए और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा? आई वुड से कि बेनिफिशियल तो है इस सेंस में कि बहुत सारे जो बाकी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी, क्योंकि ब्रॉडली बाहर से बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, जी। या जो जिनकी एजुकेशन लेवल कम है वो डिसएडवांटेज में होंगे। जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वाकई अच्छी प्रोफेशंस कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि हर कोई, और क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो एप्लीकेंट्स की तादाद जब कम होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ यंग लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ सकती हैं जो यहाँ पे हैं। जी। ऑब्वियसली ओवरसीज़ लोगों के लिए थोड़ी-सी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएँगी। ओके, तो सर जो ये माइग्रेशन सिस्टम जो चेंज हो रहा है, इससे आपने बोला कि अपॉर्च्युनिटीज़ तो बढ़ जाएगी जो यहाँ पर है। तो सर जो लोग हैं, जो आना चाहते हैं, अगर वो आ गए, तो क्या उनको यहाँ पे जॉब मिलना ईज़ी रहेगा या हार्ड रहेगा? अभी इस स्टेज पे जो लोग नए आएँगे उनके लिए तो ये है कि जो स्किल वर्कर के रूट्स हैं वो काफ़ी टफ है। ओके। सो अभी स्टेज पे इंडिया पाकिस्तान से वही आ सकता है जिस जो आरपीएफ लेवल 6 की जॉब को सिक्योर कर सकता है। ओके। वो ऑब्वियसली कोई बुचर की जॉब पे या वो कोई केरर की जॉब पे नहीं आ सकेगा। सर तो व्हाट डू यू मीन बाय आरक्यूएफ? रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, सो बेसिकली यूके का जो रेगुलेशन है, ऐसा फ्रेमवर्क यूके की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जो एजुकेशन को जो है वो कैटेगराइज करता है कि कौन सी एजुकेशन किस लेवल की है। ओके। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरक्यूएफ लेवल जी। 6, इट मींस कि यूके की ग्रेजुएट हो बंदा, ओके। यूके का। ओके। सो अगर यूके का ग्रेजुएट है दैट इज आरक्यूएफ 6। अगर फॉर एग्जांपल वो स्कूल पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसने ए लेवल्स किया हुआ है, तो दे आर आरक्यूएफ लेवल 3 टू 4। ओके। और अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है दैट इज आरक्यूएफ लेवल 5। सो बेसिकली एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की ये फ्रेमवर्क है। ओके। तो सर अगर ये सारे चेंजेस आएँगे और यहाँ पे कुछ नॉर्म्स है जो फॉलो करने हैं, तो क्या कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ है इस चेंजेस के बाद लोगों के लिए? देखिए, लो पेइंग जॉब्स के लिए तो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है, दैट इज अ प्लान फॉर द गवर्नमेंट। ओके। अभी अभी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऐसी है कि जो यंग लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अगर अच्छी एजुकेशन है उनकी, तो वो ऑब्वियसली उनको सिक्योर करनी होगी आरकेएफ लेवल 6 लेवल की जॉब। वो सिंपल जॉब नहीं चाहिए चलेगी। बाकी दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर जो पास्ट में लोगों ने की है हमारे साथ, जैसे सेल्फ स्पॉन्सरशिप का मैंने पहले ज़िक्र किया था आपको, कि अगर अपने-अपने बिज़नेसेस स्टार्ट करते हैं, दैट वुड बी कंपैरेटिवली ईज़ियर ओके। than attaining of आरकेएफ लेवल स्टैंडर्ड जॉब। ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर अभी ग्रेजुएट हुए हैं आप, तो अगर तो आप अच्छी जीपीए या आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पढ़े हैं, तो होपफुली आपको कोई 45 टू 50,000 पाउंड्स की जॉब ऑफर हो। ओके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता इनिशियली, जो हुँ। कि बहुत से केसेस में नहीं होता, नहीं होता है। ग्रेजुएट्स यूजुअली स्टार्ट करते हैं 20 टू 30,000 पाउंड्स एंड देन इवेंचुअली दे ग्रेजुअली दे गो अप। सो इसमें हम लोग बहुत सारे यंग लोगों को, जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और बिजनेस भी स्ट्रेटेजिकली स्टार्ट करें वो वाला जिसमें कि वो फ्यूचर में 1 या 2 साल के बाद जब भी बिजनेस उसका डेवलप हो जाए, तो उसका उसमें जॉब क्रिएट कर सके आरक्यू लेवल 6 की।
ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई आईटी की कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं आज, ओके, और तो वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो जाती है विदिन 6, तो आप आईटी कंसल्टेंट अपने आप को हायर कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। परफेक्ट, नाउ दैट इज़ अ प्लान दैट रीच फॉर क्वाइट अ व्हाइल, सेल्स पॉलिसी जिसको कहते हैं। पहले तो छोटे बिज़नेसेस को भी था कि किसी ने अगर कोई बुच्चर की दुकान बनानी है, दे कैन गो अहेड डू इट, ओके, तो आप बुच्चर भी हायर हो सकते हैं उसमें। बट अब वो अगर ऑप्शन नहीं है, नाउ यू हैव टू गो सोफिस्टिकेटेड, नाउ यू हैव टू बिल्ड बिग कंपनीज़ जिसमें आप आरके लेवल 6 की जॉब्स को एंड इस्टेब्लिश कर सकें। तो सर अगर मुझे सपोज़ बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं जैसे पोस्ट स्टडी वीज़ा पे हूँ और मुझे अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की क्या डिमांड है? देखिए बिज़नेस तो ऑब्वियसली आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के आप अपना बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, जिसमें ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको क्या यूके में कॉर्पोरेट बिज़नेस बैकग्राउंड स्टार्ट चाहिए। करना ईज़ी है? बिल्कुल ईज़ी है, ओके, बहुत ईज़ी है। बस ये है कि आपके पास स्ट्रैटेजी से अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी से चलेंगे, आपके पास अगर डिमांड है उस प्रोडक्ट की, आप वो सेल करने में कामयाब होते हैं, तो आई मीन आई थिंक इट्स एज़ ईज़ी एज़ गेट्स। तो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंश्योरेंसेस लेनी है एडिक्वेट, इसमें अगर कोई रेगुलेटेड बिज़नेस है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बिज़नेस रेगुलेटेड है, जी, तो हमने रेगुलेटरी बॉडी से रेगुलेशन अप्रूव करवानी है अपनी, फिर हमने अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट बनाना है, फिर हमने सारा का सारी ट्रांज़ैक्शन हमारी, अगर हमने कोई स्टाफ मेंबर रखना है तो उनका वीज़ा स्टेटस चेक करके रखना है, ओके, ठीक है? हमने एडिक्वेट टैक्सेस देने हैं, हमने एडिक्वेट प्रोजेक्शंस देनी है, हमने जो है वो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है, व्हिच एसेंशियली मीन्स के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना है, क्योंकि स्किल वर्कर वीज़ा इज़ एसेंशियली रिक्रूटमेंट। ओके, सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट बॉटम लाइन इज़ कि आपके पास एक ऐसा बिज़नेस हो जो वायबल हो, मीन्स के पैसा कमाता हो। कुछ तो ऐसी इफ यू आर इनकम है सेलिंग जो आपको समथिंग और आप अब वो उससे पैसा कमा रहे हैं, जी, आई थिंक इट्स कुछ ऐसी इनकम है जो आपको शो करनी पड़ती है बिज़नेस में? एब्सोल्युटली। होम ऑफिस जज करता है आपके बिजनेस के लेवल को कि आपका बिजनेस एडिक्वेट है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो क्या इस काबिल है कि किसी को हायर करे। ओके, सो इस तरह की और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर वो देखते हैं कि क्या आपका बिजनेस इतने इस काबिल है कि वो सस्टेन कर सके लॉन्ग टर्म, तो वो ये भी देखते हैं कि आपके पास सेविंग भी हो। फिर वो चेक करते हैं कि क्या आपका बिजनेस जो है वो इस काबिल है कि किसी को प्रॉपर्ली हायर कर सके। ठीक है? उसके लिए वो आपकी आपकी ऑथराइजिंग ऑफिसर भी इसके लिए चेक करते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट रूल्स रेगुलेशन पता है? क्या उनको इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन पता है अगर किसी आप माइग्रेंट को हायर करते हैं तो? ओके, और न्यू एंट्रेंट रूल क्या होता है? ईसीएस चेक्स क्या होते हैं? ये सारा वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर को या बिज़नेस को पता हो। बिज़नेस मतलब जो बिज़नेस का ओनर है या बिज़नेस का ऑथराइजिंग ऑफिसर। बट आजकल के मतलब मुझे नहीं पता आजकल कहते हैं या पहले से कहता है कि अगर आपको यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ का कोई यूके सिटीज़न या फिर जो ब्रिटिश बॉर्न है, वो आपका पार्टनर होना ज़रूरी है। हुँ। इज़ इट ट्रू? एब्सोल्युटली पार्टनर होना ज़रूरी नहीं है, बट ऑथराइजिंग ऑफिसर सेटल होना ज़रूरी है, दैट इज़ ट्रू। सो ओके, एसेंशियली अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं और आप एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करते हैं, आपको एक मैनेजरियल पोज़ीशन पे जी, या ऑब्वियसली स्टार्टअप्स के लिए मैनेजरियल पोज़ीशन को किसी को देना, उनकी सैलरी अफ़ोर्ड करना टफ़ होता है। टफ होता है। तो आइडियली आप कहते हो स्मॉल बिज़नेस है, सर्विस बेस्ड, अब मैं किसी को डायरेक्टर हायर कर लेता हूँ, जी, सेटल्ड पर्सन, नॉट सिटिज़न नेसेसरली, सेटल्ड। सेटल्ड मीन्स आईएलआर, सेटल्ड मीन्स पर्सन हू इज़ आउट ऑफ द इमिग्रेशन कंट्रोल। जी, सो जिनके पास आईएलआर है, जिनके पास सेटल स्टेटस है, जिनके पास पासपोर्ट है, दे कैन बिकम योर पार्टनर, और या आप उनको हायर कर सकते हैं जी। टू एक्ट एज़ एन ऑथराइजिंग ऑफिसर। सो ये रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट है और ये फुलफिल करनी ज़रूरी है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो सर मुझे ये बताइए मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं, हमारे साउथ एशियन कंट्री से, वो यूके आना चाहते हैं। बट जो न्यू चेंजेज़ आ रहे हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वरीड है कि भई ये नई जो चेंजेज़ आएँगे, उससे उन्हें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सर आने से पहले उन्हें क्या चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है? हुँ। आई मीन उनको पहले तो बहुत सारे यंग लोग आए हैं, के सेक्टर में बहुत से लोग आए हैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग अ, पीपल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से यहाँ पे के सेक्टर में आए हैं। आई थिंक दैट इज़ डन एंड डस्टेड। के सेक्टर इज़ नो मोर। ओके, उसमें उनको गवर्नमेंट की बहुत सारी डिबेट्स हुई है पार्लियामेंट में, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है। मतलब वाटर ओवर द ब्रिज नाउ, सो ओके, दैट इज़ डन। सो ऐसी कुछ स्किल्स बेस उस पे आना चाहिए, कोई किसी फ्रॉड के चक्कर में ना आए, ऐसे स्किल्स पे आएँ जो कि उनको पता हो कि वो आईएलआर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अब वो बैक होम में हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, वो अजीबो-गरीब से उनको ख्वाब दिखाते हैं कि ये भी है, वो भी है, बुच्चे की जॉब ले लो, वो ले लो, पर यहाँ पे जॉब एक्चुअल में होती नहीं है।
जो लीगल वे है आने का वो यही है कि एक जेन्युइन जॉब पे आए। कोई आईटी कंसल्टेंट है तो वो अप्लाई करे अगर आईटी की जॉब मिलती हो तो। ओके। लेकिन हमारे पास ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो कि ओवरसीज़ में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करंटली वी आर वर्किंग विद समबडी जो पुर्तगाल बेस्ड आईटी कंपनी चला रहे थे, ओके। या फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से चला रहे हैं कोई। जी, जी। तो अगर वो यहाँ पे किसी से पार्टनरशिप करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं, जी, जी। टेक्निकली उसका लाइसेंस बन जाता है बिज़नेस का, यानी कि इनफ वायबल बिज़नेस बन जाता है, दे कैन कम थ्रू हियर। ओह! ओके। सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है, प्लस ऑब्वियसली स्किल पीपल के लिए कि आरक्यूएफ लेवल 6 की कोई भी जॉब जिसमें इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, आपकी अकाउंटिंग है, जी। नर्सिंग है। आरक्यूएफ लेवल 6 की जॉब्स तो ऑफ कोर्स रेडी अवेलेबल होंगी और वो आईएलआर तक भी जाएगी। ओके। हाँ, जो शॉर्टेज में जॉब्स हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उनका ट्रबल ही रहेगा एसेंशियली। ओके। तो सर ये जो अब हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो ये मुझे बताइए अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, सपोज़ कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो मेरे क्या राइट्स हैं और मैं कैसे फ्रॉड से बच सकता हूँ? फ्रॉड इन अ सेंस? कि किसी ने वीज़ा फ्रॉड कर लिया, किसी ने मुझे प्रॉमिस कर लिया कि आप यूके जाइए, जैसे लाइक मुझे इंडिया से किसी एजेंट ने भेज दिया कि आप यूके जाइए, आपकी जॉब है वहाँ, और मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ कोई जॉब ही नहीं है, ओह! तो मैं इस फ्रॉड से कैसे मतलब ओके, सो इसमें ब्रॉडली जो हमने देखा है उसमें 2 तरह के कंप्लेंट्स हो सकती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया बैठे हुए हैं, आप आईटी कंसल्टेंट या इंजीनियर हैं, तो ये किसी ने आपको कहा कि अच्छा आप ऐसा करें, हमें 15,000 पाउंड दें, जी। हम आपकी जॉब करवा देते हैं। ओके। नाउ दैट इज़ क्राइम ऑन बोथ वेज़ बिकॉज़ जेन्युइन जॉब्स के लिए आपको किसी को पैसा देना पैसा ज़रूरी है। तो वो 15,000 जो आपने उनको दिया, उन्होंने 10 किसी यहाँ पे किसी को दिया, तो इट बिकम्स अ चेन फॉर ऑल क्रिमिनल्स बेसिकली। सो नो वन इज़ फॉलोइंग नो रूल्स। ओके। बट जेन्युइनली अगर आपको इंटरव्यू किया, आपको जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट दी, किसी एम्प्लॉयर ने, आप यहाँ पे आए और आके उन्होंने आपके साथ जो अगर कोई भी नाइंसाफ़ी की आपके साथ, कोई भी अनफेयर डिसमिसल किया आपका, या आपके साथ कोई जो आपकी स्टैट्यूटरी हॉलिडेज़ हैं वो नहीं दी, या कोई भी मसला हुआ, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। ओके। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके कंप्लेन करें कि भई हमारे साथ ये हुआ है, ये एम्प्लॉयमेंट रूल्स और रेगुलेशंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे राइट्स हैं या जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दिए वो फॉलो नहीं हो रहे। दे आर सो एफिशिएंट अबाउट इट, दे विल मेक देयर लाइफ हेल। जेन्युइन एम्प्लॉयर की तो कोई भी जेन्युइन एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि उसकी उसका केस एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जाए, बिकॉज़ उसके लिए फिर ट्रबल स्टार्ट हो जाती है हाँ। और इट नेवर एंड्स जब तक फिर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता उसके साथ। सो लेकिन लोगों को ऑब्वियसली एक तो इस चीज़ का पता नहीं है, बट दूसरी वजह ये भी है कि वो खुद भी गिल्टी होते हैं ना। जी। क्योंकि अगर किसी ने गलत जॉब ली है या गलत मतलब एजेंट्स के थ्रू, और खुद वो जेन्युइन एम्प्लॉयी है ही नहीं, उनको भी पता है कि वो आईटी कंसल्टिंग की या आईटी इंजीनियर नहीं है वो उनके पास वो एजुकेशन नहीं है, वो कोई डेवलप ही नहीं कर, तो फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस तरह के फ्रॉड होते हैं। बट मोस्टली जो कंप्लेंट आती है उसमें म्यूचुअली अंडरस्टैंडेड होती है सारी चीज़ें। अंडरस्टूड। लेकिन जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको कभी प्रॉब्लम है, यू गो टू एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स, योर एम्प्लॉयर विल बी वेरी वरीड अबाउट इट। ओह वाह! ओके। आई विल कीप इन माइंड कि सर ये जो वर्क वीज़ा है, इससे जो स्किल वर्कर्स हैं, उनको क्या इफ़ेक्ट होगा? नहीं, इसमें स्किल वर्कर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा सिवाय इसके कि सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं वो इंक्रीज़ कर गई हैं, ओके। ठीक है? आपके लेवल 6 वालों की सिर्फ़ सैलरी इंक्रीज़ की है, क्या बाकी क्या क्या सैलरीज़ हैं? सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल पहले था 37,000 38,700 मिनिमम, ओके। अब वो मिनिमम इंक्रीज़ करके 10% इंक्रीज़ हो गया अक्रॉस द बोर्ड, सो टॉक अबाउट 43,000 पाउंड्स अराउंड अबाउट। ओह तो वाह! ये मिनिमम वेज होगा आपका अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं है। बट ब्रॉडली डिस्काउंट बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे ग्रेजुएट्स को 4 साल के लिए उनके लिए तो वही 33,400 31,000 से इंक्रीज़ करके नहीं 33,400 समथिंग लाइक दैट। सो 10% अक्रॉस द बोर्ड सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ किया है, ग्रेजुएट्स के लिए स्टिल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। दे कैन स्टिल कैरी ऑन गोइंग टुवर्ड्स स्पॉन्सरशिप्स, स्किल वर्कर के लिए जाएँ, सेल्फ स्पॉन्सर के लिए जाएँ। लेकिन ब्रॉडली जो जो लोग पहले से जॉब्स पे हैं, स्किल वर्कर्स वो भी कंटिन्यू करें। ओके। बट अगर वो उनको एम्प्लॉयर चेंज करना पड़ता है, जो फिर उन पे न्यू रूल्स लगेंगे, फिर उनको नई जॉब्स ही लेनी पड़ेंगी, फिर जी। उनको नए सैलरी थ्रेशोल्ड अप्लाई होंगे उन पे भी। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। हुँ। तो सर एक चीज़ बताइए मुझे कि यूके के इमिग्रेशन लॉ में सबसे बिगेस्ट मिथ क्या है? ऐसा कोई झूठ या ऐसा कुछ है जो लोग कहते तो हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, बट वो रियलिटी नहीं है, या फिर ऐसा कुछ जो है बट लोग कहते नहीं हैं? हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में ये मिथ बहुत बड़ा है। आई मीन आई बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर इयर्स नाउ
कि लोग समझते हैं कि यूके में हमारा चाइल्ड पैदा हो गया है, ना तो उसका वीज़ा लगवाने की प्लानिंग, मतलब एक सूरत में तो ये है कि उसको कहते हैं कि हम वीज़ा लगवाते नहीं क्योंकि ये पैदा इधर हुआ है, ओके। पैदा आपको वीज़ा लगवाना ज़रूरी है लीगल रहने के लिए। चाइल्ड का जब चाइल्ड यूके में बॉर्न हुआ उसके उसका वो डिपेंडेंट है आपका, उसका कोई एसेंशियली कोई वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं हुआ, वो उसके कोई ILR नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब तक चाइल्ड यहाँ पैदा होके 7 साल अपनी लाइफ यूके में नहीं गुजारता, ठीक है, उसकी कोई ILR नहीं है, उसका कोई सेटलमेंट, उसको वीज़ा चाहिए। लोग समझते हैं अच्छा ऑब्वियसली लोग समझते हैं वीज़ा नहीं लगवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स होम ऑफिस बच्चे को डिपोर्ट तो नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी थी। बट अगर NHS आपको फाइंड आउट होता है कि आप उसके पास चाइल्ड के पास या किसी के पास भी वीज़ा नहीं है, दे विल बिल यू फॉर एनीथिंग। एंड I've seen bills from 8,000 pounds to 11,000 pounds for checkups, where parents didn't had their visas for children. ओके। चिल्ड्रन को हॉस्पिटल में किसी वजह से उनको पता चल गया कि इनके पास स्टेटस नहीं है, जी। तो उन्होंने कहा जी आपका तो क्योंकि आप स्टेटस नहीं है आपका तो आपकी फ्री NHS नहीं है, एंड दे बिल देम 11,000 pounds. वाह! Now imagine नंबर। someone has to pay 11,000 pounds when they're not even legal in the country. वो कहाँ से देंगे? दैट्स अ बिग नंबर। एग्जैक्टली। सो ये मिथ है लोगों की कि हमारा बेबी पैदा हो गया तो हम थोड़ा इजी हो जाएगा माइग्रेशन, ऐसा नहीं है कुछ भी। जी। तो अगर कोई यहाँ पर शादी कर ले, तो क्या जैसे कि स्टूडेंट्स आते हैं और जैसे उनके रिलेशंस होते हैं और उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, तो उससे उनको वीज़ा मिलेगा? नहीं, ये भी एक मिथ है कि किसी ब्रिटिश सिटीजन से आप शादी करते हो तो आपको वीज़ा गारंटीड है। ओके। ऐसा नहीं है। उसकी बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट्स और भी स्ट्रिक्ट हैं अभी, और भी स्ट्रिक्ट कर दी है गवर्नमेंट ने शैम मैरिजेस के बाद और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की वजह से और भी बहुत सारी रीज़न्स की वजह से। ब्रिटिश सिटीज़न से आप शादी करते हो, जी। तो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ओके। आपको एडिक्वेट अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, फिर आपका जेन्युइन रिलेशनशिप का टेस्ट होम ऑफिस करेगा कि भई जेन्युइन भी है ये झूठे हैं, तो एंड देन दे विल ग्रांट यू वीज़ा। हैविंग सेड दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम ब्रिटिश से शादी कर लेते हैं, नो। अगर किसी स्टूडेंट ने अपना वीज़ा बीच में छोड़ा, यानी कि यूनिवर्सिटी से विथड्रॉ हुआ, वो जिससे मर्ज़ी शादी कर ले उसका वीज़ा लगेगा। वाह! बी केयरफुल। So now this is another myth as well among students. ओके। कहते हैं अच्छा हम देख ढूँढ लेंगे, हम कोई किसी से शादी कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो जनरली कन्वर्सेशन में ये कैजुअली कह देते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पीपल डोंट नो दैट कि आपने अगर कोई वीज़ा विथड्रॉन हुआ आपका, आप जिससे जो मर्ज़ी कर लें, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ओह वाह! तो सर आपके एक्सपीरियंस से ये बताओ कि यूके अभी आना चाहिए, इज़ इट अ गुड टाइम या लोगों को वेट करना चाहिए? हमारा तो ब्रॉडली बिज़नेस जो है वो बिज़नेस इमिग्रेशन पे बेस करता है ज़्यादा, तो और दूसरा ये है कि यूके इज़ आई मीन हम यहाँ पे हैं, हमारा बिज़नेस ये है। आई थिंक यूके इज़ अ ग्रेट कंट्री कंपैरेटिवली स्टिल, आना चाहिए लोगों को और आई विल एनकरेज एवरीवन टू कम एंड गेट सेटल हियर, इज़ इट गुड? start their businesses, yeah, start their businesses, start their families. I mean, it's perfect. So I will never compare UK with any other country around the world. ओके। Yeah, I am biased. यू लव यूके? I love no. I mean, I love UK, yes, but also I think there is no comparison, anyways. Sure that. People seem to think that they have UK can compare with Australia or New Zealand or Canada or USA. You can't do that. No. No, यूके इज़ So for my eyes, for my experience, I've been to a few of these countries, and I don't think they comparative to UK. नहीं, यूके बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए भी और यहाँ पे आपकी वैल्यू है लोगों की। Mhm. काफ़ी सारे लोग हैं, वो अपनी एप्लीकेशन खुद अप्लाई करते हैं, तो खुद एप्लीकेशन अप्लाई करने में और किसी ट्रस्टेड इमिग्रेशन लॉयर से अप्लाई कराने में क्या फ़र्क है? देखिए फ़र्क तो ये है कि एक तो इमिग्रेशन लॉयर्स के पास एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का, जो आपका केस लॉ है या आपकी जो रेगुलेशंस हैं या जो चेंजेस हैं, वो ऑब्वियसली उनकी इंटरप्रिटेशन बेहतर होगी एक कंपैरेटिवली एक आम एप्लीकेंट से। दूसरी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं लॉयर्स, और जब वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जी। होम ऑफिस को, मसलन आप अपनी लॉ फर्म की और अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंटेशन चेक किए हैं, ये बंदे का ये मेरिट बनता है और इस लॉ के या इस रेगुलेशन के तहत इसको ये वीज़ा ग्रांट होना चाहिए। ओके। इसमें जो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं आपके, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्म में
या अपने कई लोगों को तो फॉर्म का नहीं पता होता कि कौन सा फॉर्म कई लोग तो इस तरह की और प्लस आपने अगर कोई रिक्वायरमेंट मिस कर दी है, जी। जो एप्लीकेशन आपकी 2 हफ्ते में हो सकती थी, वो 6 महीने लग गए, होम ऑफिस को पता नहीं चल रहा या कुछ डॉक्यूमेंट इधर मिसिंग हो गया। तो यही है कि एफिशिएंट एप्लीकेशन करने के लिए भी ज़रूरी है, न्यू रूल्स और रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है। प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? ओके। मसलन अगर आपने अपने ट्रस्टेड लॉ फर्म से एक एप्लीकेशन करवाई है, जी। तो आपके पास ये भी प्रूफ है कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन की है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एप्लीकेशन की और गलत एप्लीकेशन कर दी और होम ऑफिस ने इनवैलिड करके भेज दी, तो वो जो पीरियड है आपका, वो ओवरस्टे में गिना जाएगा। ओके। दैट विल बी इवन डेवास्टेटिंग फॉर योर इमिग्रेशन हिस्ट्री। सो अकाउंटेबिलिटी के लिए या पीस ऑफ माइंड के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज़ आइडियल कि अपने पसंदीदा इमिग्रेशन लॉयर या सोलिसिटर से एप्लीकेशन करवाएँ, ताकि लॉन्ग टर्म की ग्रीफ से बच सकते हैं इससे आप। दैट्स ट्रू। एक ट्रस्टवर्दी और जो नॉलेजेबल है उसके पास जाए तो काम अच्छा होगा। खुद बैठ के कर सकते हैं बट यू नेवर नो कब आप मिस्टेक कर लें और वो आपका रिजेक्ट हो जाए एंड यू आर इन अ ट्रबल। सो इट्स बेटर टू गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन। Hi guys, I hope you enjoy the episode of today. If you like what we are doing, please don't forget to subscribe our channel and leave a comment and let us know how we're doing, what better we can do, and what else we can bring for you. So, see you next time.